क्या हुआ है हाल ही में? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। मालदीव भारत का एक पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है। यहाँ पर एक शहर है माले। तो माले के अंदर जो एक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खूब सारी चीजें वहां पर बनाएंगे। तो ये समझौता हुआ है। मालदीव के माले शहर में बुनियादी अवसंरचना प्रोजेक्ट है, जिसमें हम $100 मिलियन तो अनुदान के रूप में देंगे और $400 मिलियन जो वो सॉफ्ट लोन के रूप में देंगे। अनुदान और लोन में ये अंतर होता है कि जो लोन होता है वो ब्याज के साथ में वापस देना पड़ता है, जबकि अनुदान जो होता है एक प्रकार से दान है। ठीक है भाई, सॉफ्ट लोन कम ब्याज के साथ में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो $100 मिलियन तो हमने क्या दिया है, दान दे दिया। $400 मिलियन हमने क्या कर दिया, लोन पे दे दिया। ठीक है भाई, तो ये था आपके भारत और माले के बीच में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये इस प्रकार से ग्रेटर माले के अंदर, माले कहाँ पर पड़ता है, मालदीव कहाँ पड़ता है, तो ये आपके जो महाद्वीप है, सॉरी द्वीप जो है, यहाँ पर माले पड़ता है। चाइना मालदीव पड़ता है। चाइना के भी खूब सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भारत भी हाल ही में मालदीव के अंदर प्रोजेक्ट चला रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट 2021 कुछ खास नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर एशिया पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं उनके कुछ की इंडिकेटर, लाइक वो इनको इकोनॉमी कैसी चल रही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर बताने का प्रयास किया गया है। इसके क्या कुछ कंक्लूजन है वो हमारे काम के नहीं है, इतना से ध्यान रखना। एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा निकाली गई है। एडीबी वही जो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर मदद कर रही है। बताओ, एक दो दिन पहले बताया भी था कौन से प्रोजेक्ट में मदद कर रही है। ये कह रही है कि 76 मिलियन से भी अधिक लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया इस कोविड के दौरान। बहुत सारे लोग जब वो वापस गरीबी के अंदर चले गए हैं कोविड के दौरान। ठीक है भाई, नेक्स्ट। वैश्विक युवा विकास सूचकांक, जैसा कि मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, बहुत सारे सूचकांक इंडेक्स आते रहते हैं, सबके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता, लेकिन ये जरूर जान लो कि ये इंडेक्स या रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है। तो ये जो वैश्विक युवा विकास जो सूचकांक है, ये कॉमनवेल्थ का जो सचिवालय है उसके द्वारा निकाली गई है। कॉमनवेल्थ क्या है, तो कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में जो रहे थे, उनके शासन में जो रहे थे, उनका एक संगठन है। हालांकि सारे सदस्य जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश शासन में रहे हों, एक दो सदस्य ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश के गुलाम नहीं रहे, लेकिन सामान्यतः उनके लिए एक अलग संस्था इन्होंने बना रखी है, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक इस बार निकाला गया। इसमें सिंगापुर का पहला स्थान रहा, भारत का 122वां स्थान इसके अंदर रहा। चीन ने कहा है कि हम 2060 तक जो वो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। यानी कि भी कार्बन न्यूट्रल क्या होता है कि वो कार्बन का एक्स्ट्रा उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजों का कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है, उसके बदले में उतनी ही चीजें ग्रीनरी जो लगाई जाए ताकि उतने कार्बन को वो एब्जॉर्ब भी कर सके। ओवरऑल जो कार्बन का उत्सर्जन है वो जीरो हो जाए। तो कार्बन न्यूट्रल बनने का जो लक्ष्य है चीन द्वारा रखा गया है कि हम 2060 तक इसे पूरा कर लेंगे। एक स्कोर रेंजिंग फ्रॉम द 1 to बी, ये यूथ डेवलपमेंट का यहाँ पर दिया है इन्होंने। पहले नंबर पर कौन है, सिंगापुर है। भारत का कौन सा रैंक है, 122वां है। कौन निकालता है, कॉमनवेल्थ सचिवालय के द्वारा निकाला जाता है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बस इंडिया का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये 3 पड़ोसी देश हमसे पीछे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमसे पीछे हैं, बाकी सारे पड़ोसी देश हमसे आगे। चलिए, भारत और अमेरिका के द्वारा एक SGP पर जो समझौता किया गया है। ये SGP क्या है, स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। 2014 में जिसमें समझौता किया गया था, एक्चुअली भारत और अमेरिका मिलकर अफ्रीका के और एशिया के कुछ ऐसी कंट्री जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जिनका विकास बहुत कम हुआ है, ऐसे देशों में सहायता करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है, जॉइंटली कुछ एफर्ट कर रही है। इसके लिए इन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल निकाल रखे हैं, दिशा निर्देश निकाल रखे हैं। इस पर जब वो हस्ताक्षर किए गए, वैसे तो ये 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे, इसके सेकंड एडिशन पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, पूछ कैसे सकते हैं, SGP की फुल फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। हाल ही में किन किन देशों के बीच में हस्ताक्षर हुआ या किन किन देशों के बीच में संबंधित है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। क्या होगा इस हस्ताक्षर से, एशिया और अफ्रीका के ऐसी कंट्री जो कि कम डेवलप्ड हैं, उनके अंदर एक साथ मिलकर सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। अल्जीरिया की मोरक्को के साथ में राजनयिक जो संबंध है वो समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अल्जीरिया और मोरक्को अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, इनके बीच में आपसी विवाद चल रहा था भाई, और इन दोनों ने आपस में अब राजनयिक संबंध यानी कि उनका जो एक वहां पर ऑफिस जो होता है वो अब समाप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से राजनयिक संबंध आपस में समाप्त कर देंगे। कौन कौन, अल्जीरिया और मोरक्को, दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफगानिस्तान काफी ज्यादा चर्चा में था, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना भाई। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, और वैसे तो ये मेंस के ज्यादा काम का है, लेकिन इसमें से जो प्री के काम की चीजें हैं उनको हम एक साथ पढ़ लेते हैं।
पहली बात, अफगानिस्तान का नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। अफगानिस्तान के आगे क्या जोड़ दिया गया? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। पहली बात, नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर शरिया कानून जब लागू कर दिया गया है, प्राचीन इस्लामिक जो मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग अब उस देश को चलाया जाएगा। और इन दिनों में कैसी हालात है आप वहां पर देख ही रहे हो। तो कौन सा कानून लागू कर दिया है? शरिया कानून लागू कर दिया है। वहां के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी वहां से देश छोड़ के चले गए। अशरफ गनी के देश छोड़ के चले जाने के बाद अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था अमरुल्ला साले ने कहा कि अब मैं देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। अब आपको लगेगा कि जब राष्ट्रपति देश छोड़ के चले गए तो उपराष्ट्रपति क्यों नहीं गए? क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति है इनका कार्य क्षेत्र अफगानिस्तान के अंदर जगह पड़ती है पंजशीर। कौन सी भाई? पंजशीर। ये वहां पर पंजशीर में बैठे हैं और तालिबान का अब तक पंजशीर पर जो है वो कब्जा नहीं हो पाया था। तो इन्होंने पंजशीर में बैठे बैठे कह दिया कि मैं अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं, जबकि इनके हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं। पंजशीर से बाहर इनको कोई खुद को निकलने देता नहीं है। इवन अब तो शायद चर्चा चल रही है इन दिनों में पंजशीर पर भी तालिबान जल्दी ही अटैक कब्जा कर लेने वाला है। ठीक है भाई, तो दो लोगों के नाम ध्यान रखना। अमरुल्ला साले वहां के उपराष्ट्रपति थे, अशरफ गनी प्रेसिडेंट थे, और पंजशीर एरिया। पूछ सकते हैं कि ये एरिया और सामने कुछ कंट्रीज दे देंगे, मिलान करवा लेंगे। तो पंजशीर कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी से आते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट, जहां पर तालिबान अभी हाल ही में कब्जा इस पर भी कर लिया है। ISIS को बुलाया था, पाकिस्तान के सहयोग से इन्होंने इसमें भी कब्जा कर लिया है। तालिबान जो आंदोलन है एक सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है, जिसका उदय जो है वो 1994 के अंदर हुआ था। और बड़ी आश्चर्य की बात है, तालिबान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानार्थी या फिर छात्र। ठीक है, ये पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। छात्र किसका? इस्लामिक कानूनों का। सुन्नी इस्लामिक आंदोलन है, 1994 में उदय हुआ था। अफगानिस्तान का नाम इन्होंने अभी चेंज कर दिया है। अभी आपने सुना होगा इन्होंने पूरी अपनी कैबिनेट भी बनाई है भाई, बाकायदा प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे खूब सारे नाटक पूरे किए हैं। तो ये इसमें कुछ देख सकते हो। अमीरुल, अब नाम पता नहीं क्या है इसको, प्राइम मिनिस्टर क्या है? मुल्ला हसन अखुंद। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौलवी अदुल सनाफ हनाफी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। भाई देखो, भूल जाना एक बार, सबको भूल जाना, दो नाम याद रख लेना, ये दो नाम याद रख लेना। एक तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये पहले सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर बनने के। पहले माना जा रहा था कि जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है ना, ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अभी हाल ही में किसको बना दिया गया? मुल्ला हसन अखुंद को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो दो तीन नाम है, मुल्ला अखुंद प्राइम मिनिस्टर है, बरादर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, या फिर आपके वाइस क्या होंगे? ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए। प्रेसिडेंट पहले कौन थे? अशरफ गनी थे। कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बने? क्या नाम था इनका? मोहम्मद साले, अमरुल्ला साले। ठीक है, अमरुल्ला साले बने थे भाई, ये पंजशीर के रहने वाले थे। ये दो नाम ये याद रख लेना, एक वो याद रख लेना। इनका मेन लीडर कौन है? देखो, जैसे ईरान के अंदर है, इराक के अंदर भी ऐसे चलता है। एक तो वहां के धार्मिक नेता है, एक वहां के कार्यपालिका और इसके नेता है। वैसा इन्होंने किया है। इनके धार्मिक नेता किसको बनाया? धार्मिक नेता बनाया है अमीर अल मोइमिन को। इन्होंने एक धार्मिक नेता बनाया अपने देश का, और ये जो है इनका प्रशासन चलाएंगे। प्रशासन में ये प्रधानमंत्री बने और ये जो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। कोई RPSC का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, कोई UPSC का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे कलेक्टर बनाया जाएगा। दो बंदूकें पास में होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सारी बातें थी। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम? आगे पीछे हो रही है? ऐसे कैसे हो सकता? तो कैसे ठीक होगा? अब चेक करो तो, अब सही आ रही? पक्का? तो फिर आप एक काम करो, बैठ ही जाओ यहाँ पर, चेक करते रहना। भारत बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी भारत सिलट बांग्लादेश रेल लिंक जो बनाया गया है, इस पर हमने पहले भी बात कर ली थी, है ना। शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्मशती के दौरान जो इस रेल को, जिसका नाम क्या रखा था हमने? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, हिंट दे देता हूँ मैं, पर नाम है। अब बताओ। मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक, न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में मिताली एक्सप्रेस जो वो चलाई गई है। वैसे हमने इसकी बात ऑलरेडी कर ली थी। ब्रिक्स के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ब्रिक्स ARP, एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। प्रश्न हो सकता है, एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म का संबंध निम्न में से किससे है? ब्रिक्स, G20, और भी कुछ दे देंगे, UN, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखना, ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। नाम से क्या लग रहा है कि क्या होगा इसमें?
एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च किया जाएगा ताकि किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके। ये इनिशिएटिव किसने लिया है? ब्रिक्स ने लिया है। ठीक है भाई, बना के किसने दिया? ये कृषि अनुसंधान और नवोन्मेष में सहयोग हेतु भारत में तैयार और गठित प्लेटफॉर्म के प्रचालन की घोषणा की गई है। तो भारत के अंदर तैयार किया गया, भारत के द्वारा बनाया गया है ब्रिक्स ARP, एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। ये आपको दिखेगा ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। पिछली बार हमने QS की, जो कि मैंने कहा था कि भाई लंदन के अंदर स्थित एक संगठन है ये, उसके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग देखी थी। इस बार हम देख रहे हैं स्टूडेंट सिटीज। ऐसी कौन सी सिटी है जो कि स्टूडेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल है? जैसे जयपुर है, कोटा है, सीकर है, अपने यहाँ पर राजस्थान में 3-4 है। इसी प्रकार से कौन कौन सी है वर्ल्ड के अंदर? तो कहाँ की है संस्था? लंदन की है, तो इसलिए पहला रैंक किसको देंगे? खुद को देंगे। तो 100 के अंदर कोई भी भारतीय नहीं है। मुंबई का स्थान 106वां है और बेंगलोर का स्थान 110वां है। बस आगे बढ़ो। एल सेल्वाडोर के बाद क्यूबा ने भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है। सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी थी, लीगलाइज अपने यहाँ पर किया था? कौन सा था? एल सेल्वाडोर। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अभी हाल ही में क्यूबा जो है, इसने भी अपने यहाँ पर मान्यता देने की बात कही है, निर्णय लिया है। इंडियन स्टूडेंट सिटीज इन QS रैंकिंग के अंदर देखोगे तो भारत का इस बार जो कोई भी स्थान नहीं रहा है। 2022 के अंदर देखोगे तो 106वां स्थान मुंबई का और 110वां स्थान बेंगलोर का रहा है। टॉप 100 के अंदर कोई भी नहीं है। पहला स्थान किसका आया? लंदन का। ठीक है, आपको केवल ये वाली रैंकिंग देखनी। दक्षिण अफ्रीका में फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित एक खाद्य कंटेनर बनाया गया। इस नवाचार को पेटेंट दिया गया। क्या बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पेटेंट किसको दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कहां बनाया गया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। क्या बनाया गया? एक फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर बनाया गया। फूड को सेव करने के लिए इस प्रकार का कंटेनर बनाया गया। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि ये बनाया किसने है? तो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सिस्टम है जिसका नाम है डाबूस, DABUS। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक खाद्य कंटेनर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है कि बनाया किसने है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डाबूस नाम का एक सिस्टम है, उसने बनाया है। और पहली बार इसको पेटेंट दिया गया है। यानी कि पेटेंट तो व्यक्ति को दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है, लेकिन इस बार एक डिजिटल टेक्निक को ये पेटेंट जो दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति के अलावा किसी और टेक्निक वगैरह को ऐसा पेटेंट दिया जा रहा है। तो ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है कि डाबूस नामक इस टेक्निक को जो है पेटेंट दिया गया, इस सिस्टम को पेटेंट जो वो दिया गया। तो ये ध्यान रखना भी, कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किसको दिया गया? डाबूस को। क्या बनाया गया? खाद्य कंटेनर टाइप का कुछ बनाया गया। ज्यादा डिटेल में अपने नहीं जाना। डाबूस क्या है? डिवाइस फॉर ऑटोनोमस, क्या ये बूट्स ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड, कुछ भी अपने ध्यान रखना नहीं है, बस डाबूस का ध्यान रख लेना, खाद्य कंटेनर ध्यान रख लेना, अफ्रीका ध्यान रख लेना और पेटेंट दिया गया। 4 बातें ध्यान रख लेना। भारत ने अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सिक्योरिटी परिषद की इस बार भारत ने अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री ने 9 अगस्त को भाषण भी दिया, वहां पर स्पीच दिया, जिसके अंदर कुछ एक बातें जो अपनाई गई। भारत की तरफ से ये जो अध्यक्षता है ये किसने ग्रहण की? तो भारत के जो राजदूत हैं TS त्रिमूर्ति ने 1 अगस्त को पदभार संभाला। एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर हर 1 महीने के अंदर अध्यक्षता जो बदली जाती है, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चलेगी, ये बदली जाती है और ये अल्फाबेट के आधार पर बदली जाती है। जो भी उसके अंदर सदस्य है, अल्फाबेट में जिसका नंबर आता है अगले 1 महीने तक उसकी प्रेसिडेंसी रहती है। जैसे जुलाई महीने के अंदर फ्रांस की प्रेसिडेंसी थी, जुलाई में किसकी थी? फ्रांस की प्रेसिडेंसी थी और अगस्त में F के बाद आई आता होगा, उस हिसाब से अगस्त के अंदर भारत की प्रेसिडेंसी जो वो आ गई। ठीक है भाई, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बदलती रहती है। भारत की सुरक्षा परिषद का सदस्य भारत जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 जनवरी 2021 में बना था और 2 वर्ष के लिए रहता है। बता चुके ना, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये जो 10 अस्थायी हैं इसमें से हर वर्ष 5 का चुनाव होता है और 2 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। भारत का चुनाव कब हुआ था? 1 जनवरी 2021 को हुआ था। तो कार्यकाल कब तक रहेगा? 21 पूरा 22 पूरा, यानी कि दिसंबर एंड से लेकर 2022 तक कार्यकाल रहेगा। हमने एक वीडियो के अंदर ये भी देखा था कि इस वर्ष किन 5 देशों का चुनाव किया गया है, याद है क्या? भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था, दिसंबर 2022 तक चलेगा। अब इसके अंदर अध्यक्ष कौन बनता है? तो अंग्रेजी
अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बनते हैं। जुलाई महीने के अंदर फ्रांस का नंबर था, अगस्त के अंदर इंडिया का नंबर आया भाई। कितने टाइम तक रहेंगे? 1 महीने रहेंगे। अगले महीने आई के बाद में देख लो किसका नंबर आएगा, उसके हिसाब से अगले महीने किसी और को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। भारत की तरफ से किसने इस पद को संभाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। टी.एस. त्रिमूर्ति का नाम ध्यान रखना, ये है टी.एस. त्रिमूर्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेसिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये सारे देश हैं, ट्यूनीशिया है, यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, ये देख लेना। जुलाई माह में फ्रांस जब वो अध्यक्ष था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। मतलब इससे पहले भी भारत ने अध्यक्षता तो की है, लेकिन उस अध्यक्षता के दौरान ओपन डिबेट जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है भाई, इस डिबेट का विषय क्या था? इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। ध्यान रख लेना, इसका विषय क्या था? इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? तो विषय इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कब हुई? 9 अगस्त। किसने पद ग्रहण किया? त्रिमूर्ति जी ने पद ग्रहण किया। पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने ओपन डिबेट इसके अंदर हुई। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इसके अंदर पढ़ी। अभी हाल ही में आईपीसीसी की 6ठी रिपोर्ट जारी की गई है। आईपीसीसी क्लाइमेट पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जो वो जारी करती है। ऐसा कोई सर्टेन टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है कितने टाइम में करेगी। इससे पहले 5 रिपोर्ट जारी कर चुकी थी जो कि बताती है कि भाई अगले कितने वर्षों बाद हमारी जो पृथ्वी है इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें आईपीसीसी की रिपोर्ट के अंदर बताई जाती है। अभी हाल ही में 6ठी रिपोर्ट जारी की गई है। अब ये मत पढ़ने लग जाना क्या क्या निष्कर्ष क्या दिए, ज्यादा काम के नहीं है, इतना ध्यान रख लेना। आईपीसीसी ने 6ठी रिपोर्ट जो जारी की। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है सोमनाथ मंदिर भी है। तो वहां पर कई सारी राष्ट्रीय समय की पर आ गए क्या, तो वहां पर जो कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। एक तो वहां पर सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ का उद्घाटन किया गया। एक वहां पर पुराना जुना जो सोमनाथ का मंदिर है उसका पुनर्निर्माण और भव्यकरण का कार्य जो किया जाएगा। यहाँ पर पार्वती मंदिर की भी नींव रखी। ठीक है, इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसे इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया। तो कुछ इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोमनाथ के अंदर कुछ चीजों का वहां पर उद्घाटन किया गया। एक तो नया मंदिर बनाया जा रहा है पार्वती मंदिर, एक आपकी जो पुराने जुना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इसी का नाम है, इन्होंने लाइन गलत लिख दी, इसी का नाम जो अहिल्याबाई मंदिर भी है क्योंकि इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने जिसको बनाया था। ठीक है, सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ भी जो बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो सोमनाथ के अंदर पार्वती मंदिर, ये सब चीजें, ये काफी ज्यादा धुंधली आ रही, दिखाई नहीं दे रही होगी आपको। ठीक है भाई, स्काई ट्रैक्स एक संस्था है जो कि हवाई अड्डों को रैंकिंग देती है कि कौन सा हवाई अड्डा देश के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इस प्रकार की रैंकिंग देती है। इसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 45वां स्थान मिला है। उसको 45वां स्थान मिला दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। हाल ही में एक हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया भाई, हम इससे अलग बात कर रहे हैं। हाल ही में एक हवाई अड्डे का नाम बदला गया, कौन से का? हरियाणा के अंदर हिसार है, वहां पर एक हवाई अड्डा है, उसका नाम बदल के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया। ध्यान रखना, कौन से हवाई अड्डे का नाम बदला गया? हरियाणा के अंदर हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया। चलिए वापस लौटते हैं। तो ये जो स्काई ट्रैक्स है ये हवाई अड्डों को रैंकिंग देती है। इसने इस बार जो दिल्ली का इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 45वां स्थान दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 50 के अंदर कोई भी भारत का हवाई अड्डा इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आया हो। ठीक है, तो टॉप 50 में आने वाला यह भारत का पहला हवाई अड्डा था। अच्छा, ओवरऑल पहली रैंकिंग किसको मिली? तो दोहा के हवाई अड्डे को पहली रैंकिंग इसके अंदर मिली। किसने निकाली? स्काई ट्रैक्स ने निकाली। ठीक है भाई, केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के बीच में बेंगलोर में एक नई मेट्रो के लिए समझौता हुआ है। जयपुर वाले के अंदर भी सहयोग कौन कर रहा है? एडीबी कर रहा है। तो बेंगलोर में भी कौन करेगा? एडीबी करेगा मेट्रो के लिए। कल परसों जो इकोनॉमी वाला पेपर था उसमें भी दिया हुआ था कि भारत में किन क्षेत्रों के अंदर एफडीआई प्रतिबंधित है, उसमें एक ऑप्शन था मेट्रो रेल, तो उसको कट कर देना चाहिए क्योंकि एडीबी और जीका और भी दूसरी संस्थाएं एफडीआई के थ्रू भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है मेट्रो रेल के अंदर। तो मेट्रो रेल में मना ही नहीं है भाई, प्रतिबंधित नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी जीवन की क्वालिटी जो वो कैसी है, कैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके ऊपर एक इंडेक्स जो वो निकाला गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा निकाला गया, कोई विदेशी संस्था के द्वारा नहीं निकाला गया, भारत सरकार के द्वारा निकाला गया। और ऐसा इस तरह का पहला इंडेक्स है जो वृद्ध व्यक्तियों पर अलग से मापन मूल्यांकन जो वो करने का प्रयास करता है। इस तरह का कोई भी इससे पहले इंडेक्स नहीं निकाला गया है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स
बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, किसके द्वारा निकाला गया? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। इसने EACPM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्रधानमंत्री, इसने अनुरोध किया था कि भी ऐसा किया जाना चाहिए ताकि जो वृद्ध व्यक्ति है उस पर हम कुछ अलग योजना बना सके, उनके ऊपर अलग ध्यान दे सके। अच्छा ये बताओ, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है? इसके अध्यक्ष कौन है? कल परसों के पेपर में प्रश्न भी आया हुआ था। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, ये क्या है? प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए एक अलग से परिषद बनी हुई है जिसका नाम है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक देब्रॉय। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से। एक होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और एक है आपके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमेशा पद पर रहते हैं और एक ही व्यक्ति होते हैं, सुब्रमण्यम जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। दूसरी तरफ एक काउंसिल बनाई जाती है। ये काउंसिल कोई संवैधानिक नहीं है, ना कोई सांविधिक है। जैसे नीति आयोग है उसी प्रकार से कार्यकारी आदेश के माध्यम से बनाई जाती है। और ऐसा कोई ये हमेशा से भी नहीं रही, कभी बनती है कभी हट जाती है, यानी कि नॉन परमानेंट टाइप की बॉडी है। इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा भी बनाई गई थी और कोई पहली बार भी नहीं बनाई गई, पहले भी कई बार बनाई जा चुकी है। 2017 में भी प्रधानमंत्री ने अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी के रूप में काउंसिल बनाई जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक देब्रॉय है। इसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी जो एडवाइजर है उनसे कंफ्यूज मत होना। हम बात क्या कर रहे थे? तो ये जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो इंडेक्स निकाली गई है ये इनके अनुरोध पर निकाली गई है। किसके द्वारा निकाली गई है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा निकाली गई है। ये 4 पिलर्स पर, 4 स्तंभों पर आधारित है कि जो वृद्ध व्यक्ति है क्या उनका फाइनेंशियल वेलफेयर हो रहा है या नहीं, सोशल वेलफेयर, हेल्थ के सिस्टम से और इनकम सिक्योरिटी। ये 4 चीजें उनको प्राप्त हो रही है या फिर नहीं हो रही, ये इसमें देखने का प्रयास किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग राज्यों को रैंकिंग भी दी जाएगी भी कौन सा जो स्टेट है वो कैसा कार्य कर रहा है। ठीक है, राज्यों को इसमें 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो भाई ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा निकाली जा रही है। EACPM के अनुरोध पर निकाली गई, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन का मूल्यांकन किया जाएगा, 4 स्तंभों पर आधारित है, राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी और राज्यों को 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। देखो सामान्यतः भारत सरकार द्वारा जो भी इंडेक्स निकाली जाती है वो 3 वर्गों के अंदर बांटी जाती है। कौन कौन से? एक आपके देखे जाते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य या फिर पहाड़ी राज्य, दूसरे यूटीज और तीसरे अन्य राज्य। इस प्रकार के 3 कैटेगरी के अंदर बांटी जाती है। लेकिन ये वाली जो इंडेक्स है 4 कैटेगरी के अंदर बांटी गई है। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। किस आधार पर बांटी गई 4 कैटेगरी? देखो 2 कैटेगरी तो यही है, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और यूटी। इसके अलावा जो बाकी राज्य होते हैं इसको भी 2 कैटेगरी के अंदर इन्होंने और बांट दिया। वो है कि एक तो ऐसे राज्य जहां पर की बुजुर्गों की संख्या 5 मिलियन से ज्यादा है, ऐसे राज्य है जहां पर की वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 50 लाख से या फिर 5 मिलियन से ज्यादा है। दूसरे ऐसे राज्य है जिनकी संख्या 5 मिलियन से कम है। क्या कह रहे हैं? वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग से इंडेक्स निकाले। किसने निकाली? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। EACPM के कहने पर 4 स्तंभों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देंगे, 4 वर्गों के अंदर डिवाइड कर दिया। सामान्यतः 3 वर्गों में करते हैं, एक तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, एक यूटी और एक अन्य राज्य। इन्होंने अन्य राज्यों को भी 2 में कर दिया। एक तो ऐसे राज्य है जहां पर की वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 5 मिलियन से ज्यादा है और एक ऐसे जहां पर की 5 मिलियन से कम है। अब देखें किनका क्या रैंकिंग आई है। ये जो 5 मिलियन से ज्यादा है इसमें पहली रैंकिंग आई है राजस्थान। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी देर से जो माथापच्ची कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे। राजस्थान की यहाँ पर पहली रैंक आई है, महाराष्ट्र की दूसरी रैंक आई है। पहली रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे राज्य जहां पर की 5 मिलियन से कम बुजुर्ग है इसमें जो पहली रैंकिंग हिमाचल प्रदेश की आई है। 5 मिलियन से ज्यादा वाले में राजस्थान, 5 मिलियन से कम वाले के अंदर हिमाचल प्रदेश की आई है। और बाकी यूटी पूर्वोत्तर का तो कोई नहीं पूछने जाता। पूर्वोत्तर में मिजोरम की है और यूटी के अंदर चंडीगढ़ की है। ठीक है भाई, चलो ये इनको और अपडेट कर लो। पूर्वोत्तर के अंदर मिजोरम की और यूटी के अंदर चंडीगढ़ की। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाली किसने निकाली है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। किसके कहने पर? EACPM के कहने पर। ये क्या है? एक काउंसिल है जो कि ना तो संवैधानिक है ना सांविधिक है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक देब्रॉय। ठीक है, तो ये पूरी इंडेक्स की बात है, पहली बार निकाली जा रही है। चलिए देखो, इतने सारे जो इंडेक्स निकाले हुए थे इनसे इनका मन नहीं भरा, इनका एक अलग से और इंडेक्स निकालेंगे। SDG इंडेक्स ऑलरेडी निकाल रहे थे, 3 बार निकाल चुके हैं। हम बात कर चुके हैं कि कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। कितनी बार निकाल चुके हैं?
3 बार निकाल चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी हमने पढ़ा था और एक करंट की वीडियो के अंदर भी हमने पढ़ लिया था। इतने से मन नहीं भरा, राजस्थान ने भी निकाल दिया खुद का, निकाला था। पहली रैंकिंग कौन थी, किसकी थी राजस्थान के अंदर, याद है या भूल गए? इतने से भी मन नहीं भरा, इन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक और निकले। जितने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उनका एक अलग से एसडीजी इंडेक्स भी निकालेंगे। कौन निकालेगा? ये खुराफती दिमाग किसका हो सकता है? नीति आयोग वालों का हो सकता है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक मंत्रालय है, उसने कहा भाई कर ले ये काम करना चाहिए। तो ऐसे दोस्त जीवन में नहीं होने चाहिए जो आपको हर काम के लिए कहे हाँ भाई कर ले। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर ये इंडेक्स निकाला है। 8 राज्यों पर केंद्रित है। शायद मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि जो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले 7 राज्य हुआ करते थे, जिनको 7 सिस्टर कहते थे, एक सिक्किम। अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग नाम दिया है, जिसका नाम क्या है? अष्टलक्ष्मी। 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, इनको ओवरऑल हम पूर्वोत्तर क्षेत्र कह देते हैं। तो इन 8 राज्यों पर केंद्रित करता हुआ ये इंडेक्स है, जो कि नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय उसके द्वारा निकाला जाता है। पहला एडिशन है, इसमें जिले वाइज रैंकिंग दी गई। तो सिक्किम का एक जिला है पूर्वी सिक्किम, उसकी पहली रैंकिंग आई। बस इतना याद रख लेना, सिक्किम का एक जिला है पूर्वी सिक्किम, उसकी पहली रैंकिंग यहाँ पर आई है। ठीक है भाई, ये देख लो, मिजोरम टॉप्स लिस्ट अमंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ओवरऑल मिजोरम ने टॉप किया है, और जिलों के वाइज देखोगे तो उसने करे। ये इन्होंने गलत लगाई है, फोटो गलत लगाई है, इन्होंने इंडिया वाले एसडीजी इंडेक्स की फोटो लगा दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर में एक नई फिल्म नीति जारी की गई। कब की गई? वही ऐतिहासिक तारीख 5 अगस्त 2021। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? आर्टिकल 370 के अंदर चेंज किया था। आपको जान के आश्चर्य होगा, कश्मीर के अंदर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। श्रीनगर राजधानी है, पूरे कश्मीर में एक सिंगल सिनेमा हॉल नहीं है। क्यों नहीं है? पहले थे 1989, जब वो कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, कुछ समय के लिए इस्लामिक कानून लागू किया गया। इस्लामिक कानून के तहत मूवी, संगीत, ये सब कुछ हराम होता है। जितने भी सिनेमा हॉल थे सबको तोड़ दिया गया। तालिबान के अंदर जैसे अब तोड़ा जा रहा है, जितने भी संगीत वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कलाकार दिखाई दे रहे हैं, सबको खत्म किया जा रहा है। वैसे ही कश्मीर के अंदर भी किया गया 1989 के समय में। उस समय में जितने सिनेमा हॉल थे सबको तोड़ दिया गया। वर्तमान में कश्मीर में एकमात्र सिनेमा हॉल भी नहीं है। लद्दाख में है, जम्मू में भी है, कश्मीर में नहीं। ठीक है, अभी एक बात बीच में आ रही थी, हाँ तालिबान की बात चल रही थी। तो तालिबान ने अपने यहाँ पर जितने भी महिला खिलाड़ी हैं उन सबको बैन कर दिया कि कोई भी महिला क्रिकेट टीम, महिला जो भी कोई टीमें हो सकती है, जितने भी महिला खिलाड़ी हैं सब घर बैठ जाओ, किसी को कुछ भी खेलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने डिसीजन लिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ में किसी प्रकार का, आगे बैठ जाए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अपने यहाँ डिसीजन लिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ में किसी प्रकार का कोई मैच नहीं खेलेंगे। अभी अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, क्योंकि तालिबान ने अपने यहाँ पर विमेन क्रिकेट टीम को बंद कर दिया, इसलिए हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। तो ध्यान रखना भी, हाल ही में किस देश ने तालिबान से मैच खेलने से मना कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। चलिए वापिस आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। जम्मू कश्मीर में एक नई फिल्म नीति जारी की गई 5 अगस्त 2021 को। अब क्या होगा इस फिल्म नीति में, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही जनरल बातें कि फिल्म यहाँ पर लोग बनाए, इसको प्रमोट किया जाएगा, उनको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें बिल्कुल जनरल बातें हैं। बस ध्यान रखना कि हाल ही में किस राज्य ने एक नई फिल्म नीति बनाई? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को लेकर चरणबद्ध रूप से किए जाने वाले किगाली उसको अभी रेक्टिफाई किया है। देखो, भारत के अंदर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इससे लेकर ओजोन परत को काफी नुकसान होता है। क्या होता है भाई? ओजोन परत को काफी नुकसान होता है। इसलिए दुनिया ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया। कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जो ओजोन डिप्लीटिंग जो भी तत्व है, कंपोनेंट है, उनको बंद कर दिया जाएगा। धीरे धीरे जो भी ऐसे तत्व जो कि ओजोन को रिलीव करते हैं, उनको दुनिया से समाप्त कर दिया जाएगा। टारगेट रखेगा, इस तरीके से कर दिया जाएगा। ये कौन सा प्रोटोकॉल था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेकिन एक ऐसी गैस है जिसका नाम है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये जो है किसी प्रकार का ओजोन डिप्लेशन नहीं करती है, ओजोन परत का क्षरण नहीं करती है। लेकिन ये देखा गया कि ये जो परत है ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है।
लेकिन ओजोन परत का क्षरण नहीं करती है। इसलिए इस गैस को इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर शामिल नहीं किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया कि जो भी ओजोन परत का क्षरण करते हैं उन गैसों को शामिल किया जाएगा और चरणबद्ध रूप से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस HFC को शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ओजोन परत का क्षरण नहीं करती। लेकिन बाद में देखा गया कि ओजोन परत का क्षरण तो नहीं करती, लेकिन हमारा केवल यही उद्देश्य थोड़ी ना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना भी तो उद्देश्य है, और ये ग्लोबल वार्मिंग तो करती है। इसलिए इस गैस को इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए। इसमें शामिल करने के लिए एक किगाली एग्रीमेंट हुआ। रवांडा के अंदर एक शहर है किगाली, रवांडा एक देश अफ्रीका के अंदर, वहां पर एक शहर है किगाली। तो किगाली के अंदर एक समझौता हुआ जिसके तहत कहा गया कि इस HFC को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। इस HFC को भी चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। इस किगाली एग्रीमेंट पर हमने 2016 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे। 2016 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे। तो अब क्यों चर्चा में है भाई? अब हमने इसको रेक्टिफाई किया है। अब हमने किसको क्या किया है? रेक्टिफाई किया, इसका अनुसमर्थन किया। हस्ताक्षर करना और रेक्टिफाई करने के अंदर बेसिक एक अंतर होता है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। ये पूरी कहानी थी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैस जो कि ओजोन परत का क्षरण करती है, इनके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था, लेकिन इसके अंदर HFC को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि ओजोन परत का क्षरण नहीं करती है, लेकिन ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर करती है। इसलिए किगाली एग्रीमेंट किया गया 2016 में। भारत ने उसी समय में हस्ताक्षर भी कर दिया था। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में? अभी भारत ने अनुसमर्थन किया है, रेक्टिफाई किया है। पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को अगस्त 2021 में स्वीकृति दी गई। ये भी ध्यान रख लेना, कब स्वीकृति दी गई है? अगस्त 2021 के अंदर। 2016 में रवांडा के किगाली में COP28 के अंदर की बैठक के अंदर इसको अंगीकृत जब वो किया गया। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई होगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं थी, किगाली में शामिल कर लिया, हस्ताक्षर तभी कर दिया था, अभी क्या कर दिया? रेक्टिफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ जो देशी नस्ल की जो गायें होती है, जैसे गिर है, कांकरेज है, साहिवाल है, अंगोल है, इनकी सुरक्षा की जा सके, ये जो देशी किस्में हैं इनका संरक्षण किया जा सके, इसलिए इन्होंने एक चिप बनाई है। पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप है जिसका नाम क्या है? इंडिगो। नाम बड़ा स्टैंडर्ड का रखते हैं। इंडी मतलब कि इंडिया की है, गौ मतलब कि गायों की सुरक्षा के लिए नाम क्या रखा है? इंडिगो। क्या काम है? जो भी देसी नस्ल की जो गायें हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक चिप बनाई गई है जो कि किस पर आधारित है? एकल पॉलीमॉर्फिज्म पर आधारित है। ये क्या होता है? ये आप शिवेंद्र सर से पूछ लेना भाई, साइंस का टॉपिक अपने को नहीं आता है। एकल पॉलीमॉर्फिज्म आधारित है, इंडिगो नाम की क्या बनाई है? चिप बनाई है। इस चिप का विकास किसने किया है? इंडिया की एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक, जो कि हैदराबाद के अंदर है। इस NIAB के द्वारा इस चिप का विकास किया गया। प्रश्न आएगा इंडिगो का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है, ये है इंडिगो SNP चिप। ये जो देसी नस्ल की गायें हैं, लार्जेस्ट कैटल चिप ऑफ द वर्ल्ड, SNP मोर देन ऑन फेमस फॉर। ठीक है, छोड़ो, अपने काम की नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया भाई? 75वां। कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह था? 75वां। स्वतंत्रता दिवस कौन सा था? 74। ठीक है, यानी कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, तो पहला समारोह तो इसी दिन हो गया था, लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस कब आया था? 1948 में। इसी तरीके से हमारा समारोह कौन सा था? 75। लेकिन दिवस कब आएगा? 2022 के अंदर आएगा, जब हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। दिवस और समारोह में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो अभी हमने क्या बनाया भाई? समारोह बनाया। सबसे पहले इसकी थीम याद रखना। थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। एक नया दिवस घोषित किया गया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जब देश का पार्टीशन हुआ 14 अगस्त को, उस दिन बहुत सारे लोगों की जान गई, दंगे हुए। उस दिवस पर जो लोगों की जान गई उनको भी हम कभी कभी याद करें, इसलिए एक अलग से दिन घोषित किया गया। कौन सा? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कब घोषित किया गया? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी होता है, 15 अगस्त को भारत का होता है। विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि जो है इसके माध्यम से दी जाएगी। ये देखो, ये यहाँ पर थीम भी लिखी हुई है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, चलिए जी,
इसी दौरान जब ये 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हम मना रहे थे, कई सारी छोटी मोटी घोषणाएं की गई, कुछ योजना वगैरह भी चलाई गई। इसमें से एक योजना थी चावल पोषण संवर्धन योजना। कब घोषणा की गई? 15 अगस्त 2021 को। नाम से पढ़ो पहले, क्या लग रहा है? चावल पोषण संवर्धन, यानी कि 2024 तक 24 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो या मिड डे मील हो या फिर अन्य कोई सरकारी योजना हो, उनको फोर्टिफाइड चावल जो वो दिए जाएंगे। 2024 तक स्कूलों के अंदर या तो पीडीएस सिस्टम से या मिड डे मील सिस्टम से या फिर अन्य कोई भी सरकारी योजना हो, उनके माध्यम से उनको फोर्टिफाइड चावल देने का प्रयास जो वो किया जाएगा। कहां पर? स्कूलों में। कब तक? 2024 तक फोर्टिफाइड चावल। अब देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिए गए। इससे पहले जो सैनिक स्कूल होते थे, आर्मी स्कूल जो है, मिलिट्री स्कूल जो है, ये इसमें लड़कियां जो है वो एडमिशन नहीं ले सकती थी। अब इनके लिए भी ओपन कर दिया गया है। ऐसा कोई भारत में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले मिजोरम ऐसा राज्य था जिसने 2018 में ही ये स्कूल देश की बेटियों के लिए ओपन कर दिए थे। इसी से आपको याद आ रहा होगा, राजस्थान के अंदर हाल ही में तीसरा सैनिक स्कूल भी खुला है। कहाँ खुला है भाई? कहाँ? अलवर। अलवर में कौन सा गांव? हल्दीना गांव था क्या कोई? हल्दीना गांव के अंदर तीसरा सैनिक स्कूल भी खुला है। हम बात करें कि सभी सैनिक स्कूलों में देश की बेटियों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया है। सर्वप्रथम मिजोरम में 2018 में ऐसा किया गया था। ये घोषणा भी कब हो रही है? सारी की सारी घोषणाएं लाल किले से ही हो रही है डायरेक्ट। फोर्टिफाइड राइस, उड़ीसा मॉडल टू बूस्ट मिड डे मील्स, उड़ीसा में ऑलरेडी ऐसा किया जा रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी इस दौरान जब वो शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गतिशील नेशनल मास्टर प्लान, भारत के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक्चुअली ये कोई अलग कोई योजना नहीं है, ये मास्टर प्लान है कि आने वाले कुछ 20 वर्षों में, 30 वर्षों में हम क्या कुछ करने वाले हैं। इस प्रकार का एक मास्टर प्लान, नेशनल मास्टर प्लान जो वो जारी किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को गति दी जा सके। क्या दी जा सके? गति दी जा सके। गतिशील नेशनल मास्टर प्लान है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से भारत के अंदर बन सके। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं वो भी इस दिन आए हुए थे और 32 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। एक्चुअली आमंत्रित तो सभी को किया था, 32 खिलाड़ी और साई के 2 अधिकारी इस दिन जो वो आए हुए थे। ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन कुछ इन्होंने लॉन्च किया ताकि हाइड्रोजन के माध्यम से जो कुछ व्हीकल चलाई जा सके। आगे डिटेल में देखेंगे। मोदी ने 8वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो सर्वाधिक 17 बार लाल किले से तिरंगा फहरा चुके हैं। 17 स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंदर एज ए प्रधानमंत्री भाग ले चुके थे, जबकि मोदी 8वीं बार ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा भारत जो 75 वंदे भारत ट्रेन भी चलाएगा। मैंने आपको बताया था कि सब कुछ 75 की संख्या में किया जा रहा है। 75 वंदे भारत ट्रेन हम अगले 15 अगस्त 2022 तक चलाने का उद्देश्य रखते हैं। इसके अलावा ये अलग बात है भाई, 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हम चाहते हैं। 2047 यानी कि आजादी के जब 100 वर्ष होंगे तब हम ऊर्जा के अंदर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। किसी भी प्रकार की एनर्जी, भले ही वो ऑयल हो, भले ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, भले इसके लिए ईंधन जो भी आयात करना, इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये लक्ष्य हम 2047 तक पूरा करना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रह जाएगा। इतनी सारी बातें 75 में स्वतंत्रता दिवस पर हुई। क्या क्या हुआ एक बार रिपीट कर दें। समारोह था 75। कौन सा दिवस कौन सा था? 74th। क्या क्या हुआ याद कराओ जरा मुझे। एक तो मोदी जी ने 8वीं बार तिरंगा फहराया। मैक्सिमम किसने फहराया है? नेहरू जी ने। कितनी बार? 17 बार। और क्या हुआ? चावल के लिए एक योजना चलाई गई 2024 तक। फोर्टिफाइड चावल जिसके अंदर दिए जाएंगे कहां पर? स्कूलों के अंदर। वंदे भारत ट्रेन कितनी? 75। 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता। देश की बेटियों के लिए सैनिक स्कूल ओपन कर दिया है। इससे पहले भी किसी ने किया है क्या? मिजोरम। और भी कुछ था क्या? हाइड्रोजन मिशन के अलावा और कुछ था क्या? टोक्यो के जो खिलाड़ी उनको भी बुलाया हुआ था। और भी कुछ था क्या? एक चीज और थी आई थिंक। कितने थे? ठीक है भाई, है थीम। हाँ भाई, थीम जरूर याद रखना। क्या थी? इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज करेंगे। इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट नहीं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
ठीक है, तो ये सारी चीजें इस दौरान थी भाई। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति ने 105वां संविधान संशोधन या फिर 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर 18 अगस्त को स्वीकृति दी। थोड़ी सी समझने की बात है, समझना क्या हुआ है। 105वां संविधान संशोधन हुआ है, जो कि 127वां संविधान संशोधन बिल था। सबसे पहली बात तो आपको ये पता हो कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है। बिल जो कि प्रस्ताव आया है और एक्ट जो प्रस्ताव पास हो चुका है। तो प्रस्ताव आने के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये हमारा 127वां प्रस्ताव था और अभी तक 105 जो वो पास हो चुके हैं। 105 जब हम पढ़े तो पिछले कुछ 7-8 हमें याद होने चाहिए। 99 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था। 100वें के अंदर क्या हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ। 101 में क्या हुआ था, जीएसटी कानून आया था। 102 में क्या हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना था। 103 में क्या हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोविजन किया गया था। 104 में क्या हुआ था, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन जब वो हटाया गया था। और 105 में क्या हुआ है वो अभी हम देखेंगे। ठीक, चलिए अब वापस लौटते हैं 105 की तरफ। 105 को पढ़ने से पहले हम 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा भैया। 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो चीजें हुई। एक तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लास है, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 338 में ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की गई है। इसी तरीके से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल 338A के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी बनाया गया है। भारत के अंदर जो बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी वर्ग है, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वो देखने का दायित्व नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को दिया गया था। लेकिन 102वें संविधान संशोधन में कहा कि नहीं, इसके लिए अलग से भी एक हमारे यहाँ पर संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। तो पहली बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया। कब, आर्टिकल 338B के अंदर। एक काम तो ये किया 102वें संविधान संशोधन में। दूसरा एक और काम किया, इसमें एक आर्टिकल 342A जोड़ा। आर्टिकल 342A के अंदर क्या मेंशन था कि ओबीसी की जो लिस्ट है 342A के अंदर भी थर्ड एक तीसरा और जोड़ा था। इसके अंदर क्या मेंशन है, ओबीसी की जो लिस्ट है वो अब वो प्रेसिडेंट प्रिपेयर करेगा, प्रेसिडेंट तैयार करेगा और संसद जो है उसके अंदर विधि के द्वारा उसमें किसी भी कैटेगरी को एज ए ओबीसी जोड़ सकती है। आपको पता हो तो अपने राजस्थान के अंदर बिश्नोई जो समाज है वो राजस्थान में तो आता है ओबीसी में, लेकिन सेंट्रल में आता है वो जनरल में। यानी कि स्टेट की खुद की एक ओबीसी लिस्ट हो सकती है अलग से। लेकिन इस 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा कि नहीं, अब से ये ओबीसी की लिस्ट कौन तैयार करेगा, प्रेसिडेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करेगी। इसी दौरान महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण का विषय उठा और उस समय में महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। उन्होंने मराठाओं को ओबीसी वर्ग के अंदर डालते हुए रिजर्वेशन दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। उनसे पूछा भी नल एंड वॉइड घोषित क्यों किया, तो बोले भी आपकी सरकार ने हाल ही में एक संशोधन किया है। उस संशोधन में लिखा हुआ है कि आप किसी को ओबीसी यानी कि स्टेट किसी को ओबीसी कैटेगरी में डाल ही नहीं सकता। ये काम कौन करेगा, सेंटर करेगा। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं को जो दिया गया आरक्षण है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अब सरकार को लगा कि ये तो गलती हो गई, ये चेंज तो नहीं करना चाहिए था। तो अब वापस सरकार ने 105वां संविधान संशोधन जो वो किया है। इसके माध्यम से इस आर्टिकल 342A के अंदर हुई भूल को इन्होंने सुधारा है और अब वापस ये राइट जो वो स्टेट को दे दिया है कि वो ओबीसी की लिस्ट जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ परिभाषाओं में भी चेंज किया गया है। आर्टिकल आप देखोगे कि 366 के अंदर भी चेंज किया गया। एक्चुअली आर्टिकल 366 के अंदर और 67 के अंदर डेफिनेशंस लिखी गई है, परिभाषाएं लिखी गई कि भाई किसको क्या माना जाएगा। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। इसमें भी कुछ चेंज किया है, लेकिन मुख्य जो चेंज है ये आर्टिकल 342A के अंदर किया है, जिसमें ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करने का काम वापस स्टेट को दे दिया गया। बड़ा ही रोचक है कि इसके अंदर जब लोकसभा के अंदर ये बिल आया तो ये 386-0 से पास हुआ। मतलब किसी ने इसके अगेंस्ट में वोट ही नहीं किया, सब ने इसके समर्थन में वोट किया, ध्वनि मत से ही पारित हो गया। ठीक है भाई, तो ये था हमारा 105वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके साथ साथ हमने 102वां संविधान संशोधन विधेयक भी देख लिया और 99 से लेकर 105 तक जो हुए, अब तक भारत के संविधान में 105 ही संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी बात करें कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास की, तो इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें भी यही कंपोजिशन है और इसमें भी यही कंपोजिशन है। इसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, इसकी भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, इसकी भी प्रेसिडेंट के द्वारा। इनको भी शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड काम दिया गया, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड काम दिया गया, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड काम दिया गया।
ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपके 105वां संविधान संशोधन विधेयक। अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट ने 105वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए, जो कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक भी था। ठीक है, ये तो था अधिनियम, ये क्या था, विधेयक। 18 अगस्त को जो इसको स्वीकृति दे दी गई। इसमें अनुच्छेद 342A में खंड 3 जोड़ा गया है, जिससे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य में पिछड़ा वर्ग की पहचान करने की शक्ति प्राप्त होगी, जो कि केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन किया गया और खंड 3 जो वो जुड़ेगा। ज्यादा डिटेल में क्या 1 2 3 ज्यादा चक्रों में मत पढ़ो। 342A के अंदर संशोधन किया गया, इतना सा ध्यान रखो। इसके साथ साथ 366 और 238 में भी संशोधन होगा। फिर कह रहा हूं ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना, अपने तो 342A को ध्यान रख लेना। इसके अंदर परिभाषाएं होती है, बस वो माइनर से चेंज हुए, तब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। राज्य सूची को पूरी तरीके से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा और राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यह विधेयक दोनों सदनों में ध्वनि मत से पारित हुआ, एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा। लोकसभा में 386 से पारित हुआ। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। बीआरओ ने विश्व के सर्वोच्च स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। कहां पर किया है? उमलिंगला दर्रा है, पूर्वी लद्दाख के अंदर। भारत से रिलेटेड कुछ भी आए कि दुनिया में सबसे ऊंचा कोई भी सेंटर खोल दिया, कोई सड़क बना दी, ज्यादातर का आंसर लद्दाख होगा। यदि आपको सही से पता है, जैसे मान लो जो पुल था 13,000 फीट ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में बनाया, पता है आंसर तो बढ़िया बात है। यदि नहीं पता, तुक्का लगाना तो लद्दाख लगा देना। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कुछ भी बन रहा हो, तुक्का लगाना तो लद्दाख लगा देना। आंसर पता हो तो वेल एंड गुड। तो बीआरओ के अंदर विश्व का सर्वोच्च स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। कहां पर? पूर्वी लद्दाख के अंदर उमलिंगला दर्रा है, जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, वहां पर ये सड़क का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा। बीआरओ का नाम इससे पहले भी कहीं पढ़ा था क्या? बिल्कुल, सर्वे के अंदर भी पढ़ा था, कई सारी जगह पर पढ़ लिया। कौन है ये बीआरओ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने की कई सारे प्रोजेक्ट चला रखे थे। हिमांक, वर्तांक याद करने के लिए बताया था, क लास्ट में मिलेगा। हिमांक, वर्तांक, उद्यंक, ये सारे के सारे किसने चला रखे? बीआरओ ने। क्या काम करता है ये? नाम से पता लग रहा है, बॉर्डर रोड, यानी कि जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़े। विद्युत वितरण सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, नीति आयोग, आरएमआई और आरएमजेड ने निकाली है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कुछ रिपोर्ट आई है, किसने निकाली है? नीति आयोग। उसके बाद आईबीसी विधेयक में संशोधन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, याद आ रहा है कुछ कुछ? 2016 के अंदर एक कोड आया था। कुछ कंपनियां यदि दिवालिया हो जाती है, पैसे डूब जाते हैं, उनके समाधान करने के लिए एक आईबीसी विधेयक लेके आए। फिर हमने पढ़ा था कि एक अध्यादेश लेके आए, तब कहा था कि भी पहले अध्यादेश आया, उसके बाद अभी विधेयक आया, ऑर्डिनेंस के बाद में अभी एक्ट आया, जो कि अपन अगस्त में पढ़ेंगे, ऐसे मैंने कहा था। इसके अंदर क्या किया गया है? प्री पैकेज्ड की व्यवस्था जो वो की गई है, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई है, वो कहते हैं कि साहब एक बार ऐसे मार्केट में जब चल जाता है तो भाई इनका जो दिवालियापन टाइप का कुछ केस चल रहा है तो मार्केट में बेइज्जती होती है। इससे अच्छा है कि वैसे ही जब ये केस जाए उससे पहले ही सल्टा लिया जाए। इसके लिए प्री पैकेज्ड की व्यवस्था जो वो की गई है। इसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा जो वो दी गई। ठीक है भाई, तो ये चीज है। क्या टाइम हो गया? मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद, तो बाकी करेंगे। लाइव चलता रहेगा, ऐसे दिखता रहेगा आपको। 5 मिनट के बाद आते हैं, ठीक है? रिवाइज कर लो।